नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 710। ठीक है, क्या बोलता है सर ऐसे 710? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर आप 2x पर सुनने वाले हैं तो आपको शायद ही ढंग से समझ में ना आए, है ना, तो थोड़ा आराम से सुनिएगा इसको, है ना। 710 बात करता है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। और कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दो टाइप की हो सकती है, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए स्टैंडर्ड का नाम क्या है? कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक बात है। अब सर पहले तो नाम पर ही बातें कर लेते हैं कि सर ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो आप तो यूं समझ लीजिए कि इस साल के साथ में जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन, चाहे वो अमाउंट्स हो चाहे वो डिस्क्लोजर हो, जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन इस साल के साथ में दी जाती है, वो पूरी की पूरी जो पास्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन, उस पास्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो एक तरीके से एक बड़ा टर्म है ये, और इसका मेन मतलब क्या बताया मैंने? जैसे 2024-25 हमारा करंट ईयर है। अब इसके पहले मान लो 23-24 की इंफॉर्मेशन दी है, अमाउंट या डिस्क्लोजर्स। ठीक है, 22-23 की इंफॉर्मेशन दी है, 21-22 की इंफॉर्मेशन दी है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस साल के पहले की है और इस साल के साथ दी गई है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को नाम क्या दिया गया है? कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। तो पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, पास्ट ईयर के अमाउंट और डिस्क्लोजर को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। राइट। अब सर जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, ये समझ में आ गया तो काम हो गया। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है करेस्पॉन्डिंग फिगर्स, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक है, या दो अप्रोच भी बोल सकते हो आप, है ना, या दो टाइप बोला दो आप। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन या तो करेस्पॉन्डिंग फिगर्स की फॉर्म में होगी या फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में होगी। डन। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपना जो इंडिया है, इंडिया में यही अप्रोच अप्लाई होती है, एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली अप्रोच है वो इंडिया में नॉर्मली अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो इंडिया में जो अप्रोच चलती है वो करेस्पॉन्डिंग फिगर्स। सर बताओ तो इसका मतलब क्या है? बता रहा हूं ना, देखो क्या है। आप बताओ, इंडिया में जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए 24-25 की इंफॉर्मेशन दी है, तो साथ में आपको 23-24 की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। डन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा हो गया करंट ईयर और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, पास्ट पीरियड बोल सकते हो आप इसे। तो इसका मतलब इंडिया में किसी भी कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें केवल एक साल की इंफॉर्मेशन साथ में दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है? कंपेयर करने के लिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग 24-25 के फिगर्स में तब अच्छे से आएगी जब आपको 23-24 के फिगर्स भी दिए होंगे, क्योंकि आप देख पाओगे कौन सी अमाउंट्स या कौन से आइटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से डिक्रीज हो रहे हैं। ये सब आप समझ पाओगे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकेंगे। राइट। तो सर ये तो हम समझ गए। तो अब इसको हम क्या बोलें सर? कि करेस्पॉन्डिंग फिगर्स में जो लास्ट ईयर के फिगर्स होते हैं, जो अमाउंट या डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो साथ में दिए जाते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है सर? उनका पर्पस ये होता है कि आप कंपेयर कर सकें आराम से। ठीक है, तो सर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? थोड़ा और मुझे बोल लेने दो करेस्पॉन्डिंग फिगर्स पर पहले। तो देखो क्या है, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या होता है, ये जो फिगर्स हैं पास्ट ईयर के, ये जो फिगर्स हैं पास्ट ईयर के, इनकी डिटेलिंग, इनकी डिटेलिंग जो होती है, इनकी जो डिटेलिंग होती है वो करंट ईयर से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब कि करंट ईयर की तो फुल डिटेल में होगी पूरी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो पास्ट ईयर होगा उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसकी जो डिटेलिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। फिर सेकेंडली अगर आप डिस्क्लोजर्स के एंगल से बोलें, स्पेशली डिस्क्लोजर के एंगल से ही होता है ऐसा कि जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो 23-24 की कम डिटेल में होंगे, 24-25 के ज्यादा डिटेल में होंगे। ठीक बात है।
आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो फिगर्स हैं लास्ट ईयर के, इनको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक बात है। अब अगर अपन बात करें कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका 24-25, ठीक है, ये है आपका 23-24, डन। ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, डन। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चों कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन होती है और जो यहां पर इंफॉर्मेशन होती है, दोनों का इंपोर्टेंस इक्वल होता है, दोनों का इंपोर्टेंस बराबर होता है। इसका मतलब जितनी डिटेलिंग 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी उतनी ही डिटेलिंग 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दी जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? इसका मतलब जितना महत्व करंट ईयर को दिया जाएगा उतना ही महत्व प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को भी दिया जाएगा। क्या इतना समझ में आया आपको? हाँ सर, इतना तो हमको समझ में आ गया है कि करेस्पॉन्डिंग फिगर में जो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उतनी डिटेल में नहीं होती है, उसका महत्व करंट ईयर के बराबर नहीं होता है, उसको करंट ईयर के बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो भी उतने डिटेल में नहीं होते जितने कि करंट ईयर के डिस्क्लोजर्स होते हैं। लेकिन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल की जितनी डिटेलिंग दी जाती है, जितना इंपॉर्टेंस इस साल को दिया जाता है उतना ही इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर के डिस्क्लोजर्स और इंफॉर्मेशन को भी दिया जाता है। इतना अंतर समझ में आ गया होगा, मुझे आप पर भरोसा है। एक और अंतर होता है, बड़ा एक और डिफरेंस बता रहा हूं। क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है, मैं ऑडिटर के एंगल से डिफरेंस बता रहा हूं, ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से। तो भाई इंडिया में कौन सा अलाउड है, इंडिया में कौन सा चलता है, ये वाला करेस्पॉन्डिंग फिगर वाला। आउटसाइड इंडिया जैसे कि अमेरिका में आप देखोगे तो वहां चलता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक बात है। अब सर एक और डिफरेंस बता रहा हूं, और ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं ऑडिटर के एंगल से। ठीक है, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। देखो क्या होता है, अगर करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच की बात करें, अगर करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच की बात करें तो जो ऑडिटर होता है ना, वो जब ऑडिट करता है तो जो अपनी ओपिनियन देता है, क्या देता है, ओपिनियन। उस ओपिनियन पैराग्राफ में वो केवल किसका रेफरेंस देता है, केवल करंट ईयर का ही रेफरेंस देता है। तो सही है ना सर? इंडिया में आप बताओ, आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो आप इसी साल का ऑडिट कर रहे होते हो ना। नॉर्मली आप 2-3 साल का एक साथ ऑडिट थोड़ी करते हो, आप इसी साल के ऑडिटर हो तो इस साल की फिगर्स की ऑडिट करोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको याद है ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जो ओपिनियन पैराग्राफ है उसके अंदर ये भी बताता है कि हमने किस पीरियड का ऑडिट किया है। लिखा रहता है ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस ईयर, ऐसा लिखा रहता है। तो कौन से ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया ये लिखा रहता है ओपिनियन पैराग्राफ में। तो हम अगर इंडिया में जो कि है, तो आप बताओ करस्पॉन्डिंग फिगर साथ में दिए रहते हैं, लेकिन हम ऑडिट केवल किसका करते हैं? कोई मुझे बताएगा हम ऑडिट किसका करते हैं? हाँ सर, हम केवल करंट ईयर का ही ऑडिट करते हैं, और इसलिए ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या लिखते हैं, केवल करंट ईयर का ही रेफरेंस देते हैं। हम बोलते हैं कि हमने करंट ईयर का ऑडिट करा है, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर का रेफरेंस नहीं देते हैं। आप चेक कर लो जाकर कि क्या किसी के ओपिनियन पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि हमने ऑडिट किया है इस साल का और लास्ट ईयर का, ऐसा लिखा है कहीं पर? नहीं, एक ही साल का रेफरेंस होगा। तो करस्पॉन्डिंग फिगर में ऑडिटर केवल करंट ईयर का ही ऑडिट करता है और करंट ईयर का ही रेफरेंस देता है। ओपिनियन पैराग्राफ में केवल करंट ईयर का ही रेफरेंस देता है कि हमने करंट ईयर का ही ऑडिट किया है। ठीक बात है। अगर आप कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अगर आप कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर जो ऑडिटर होता है, ध्यान से जो ऑडिटर होता है वो दोनों पीरियड को रेफर करता है, वो दोनों पीरियड को रेफर करता है। इसका मतलब करंट ईयर भी और लास्ट ईयर भी। ऑडिटर बोलता है कि हमने ऑडिट किया है इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी, हमें दोनों सालों का रेफरेंस देकर चलना है। क्या आप ये समझ पाए? बताओ। तो भाई अगर यहां पर देखो करस्पॉन्डिंग फिगर में सही मायने में इस साल का ही फिगर्स बनाए गए, इस साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर की तो केवल कंपैरिजन पर्पस के लिए दे रखे हैं। लेकिन अगर आप कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच की बात करें तो वहां पर तो दोनों ईयर को इक्वल इंपोर्टेंस दिया गया था, तो ऑडिटर भी दोनों ही ईयर का रेफरेंस देता है।
और दोनों ही ईयर का ऑडिट कर रहा होता है। समझ रहे हैं आप? जबकि करेस्पॉन्डिंग फिगर में ऑडिटर केवल इस ईयर का ऑडिट करता है और इसीलिए ओपिनियन पैराग्राफ में केवल इस पीरियड का ही रेफरेंस देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपके मन में कुछ और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि सर इंडिया में तो ठीक है लास्ट ईयर का ऑडिट तो हो चुका होता है, कंपनी के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी, तो लास्ट ईयर का ऑडिट हो गया होगा नॉर्मली, तो हम ऑब्वियसली इस साल का ही ऑडिट करेंगे, लास्ट ईयर का क्यों करेंगे? तो इंडिया में तो हमें सही लग रहा है सब। लेकिन ये जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं कि यार 2-2 साल का ऑडिट क्यों करेंगे? भाई मान लो मैं इस बार इस साल का ऑडिट भी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का ऑडिट भी कर रहा हूँ, तो भाई जो लास्ट ईयर वाला ऑडिटर रहा होगा उसने तो लास्ट ईयर का ऑडिट कर दिया होगा, तो ये तो दोबारा ऑडिट हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? ऐसे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, तो इनके आंसर्स आपको ऐसे के अंदर मिल जाएंगे। यही तो हमें आगे पढ़ना है। अभी आपको बेसिक डिफरेंस में समझाना चाहता हूं कि होता क्या है। तो देखो एक फास्ट रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इस साल के साथ में जो भी पास्ट ईयर के अमाउंट और डिस्क्लोजर या अदर इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाती है, इस साल के साथ में जो भी पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे कहा जाता है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। वो दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है करेस्पॉन्डिंग फिगर्स और एक हो सकती है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या होता है, इस साल के साथ में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपैरिजन पर्पस के साथ, और वो इंटीग्रल पार्ट होती है, वो इंटीग्रल पार्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप केवल इस साल की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दो, आपको साथ में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना मैंडेटरी है, तो एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट हो गया, लेकिन केवल आपके कंपैरिजन पर्पस से दे रखी है, उसका इंपोर्टेंस इस साल के बराबर नहीं है, उसकी डिस्क्लोजर्स की डिटेलिंग इस साल के डिस्क्लोजर के बराबर नहीं होगी। ठीक है, और ये अप्रोच इंडिया में एप्लीकेबल भी है। और अगर अपन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर दोनों ईयर्स की इंफॉर्मेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दोनों की डिटेलिंग इक्वल होती है। ठीक है, दोनों की डिस्क्लोजर की डिटेलिंग इक्वल होती है। ठीक है, पर अगर ऑडिटर के एंगल से बोलें तो करेस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में ऑडिटर केवल इस साल का ही ऑडिट करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में केवल इस साल का ही रेफरेंस देता है। ठीक है, और जबकि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा जाए तो वो दोनों सालों का ऑडिट करता है और दोनों साल जो हैं, दोनों पीरियड्स हैं, उनको रेफर करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। डन। अब एक बार हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर आपको नाम समझ में आ गया, ऐसे 710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले दिया है डेफिनेशन ऑफ कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। क्या डेफिनेशन है भाई? अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, amounts and disclosure included in the financial statement in respect of one or more prior periods। पुराने सालों के एक या एक से ज्यादा पुराने साल हो सकते हैं, तो एक या एक से ज्यादा जो पुराने साल होते हैं उनके जो अमाउंट या डिस्क्लोजर हमारे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में लिखे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, वो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की गई होगी? ऑब्वियसली एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। इसका मतलब आप बताओ, इंडिया में जब इस साल के साथ पुरानी ईयर के मतलब लास्ट ईयर की जो फिगर्स प्रेजेंट करे जाते हैं तो वो कैसे करे जाते हैं? ऑब्वियसली एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, है ना। कोई भी काम आप करोगे तो जो भी नियम कानून आप पर अप्लाई होते होंगे उसके हिसाब से आप करोगे वो काम, है ना। अमेरिका में कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते होंगे या किसी और कंट्री में, तो इस साल के साथ में पुराने फिगर्स कैसे प्रेजेंट करे जाते होंगे? जैसा कि वहां का लॉ बोलता होगा। ठीक बात है, तो ये तो जनरल बात हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेचर ऑफ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी भाई? नेचर मतलब नेचर ऑफ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, या तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन करेस्पॉन्डिंग फिगर्स के रूप में होगी, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स के रूप में होगी, और या फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में होगी। तो कब कौन सी होगी? ऐसी कुछ बातें हैं, तो देखते क्या लिखा है। नेचर ऑफ द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन that is presented in an entity's financial statement depends on the requirement of the applicable FRF। ठीक है, तो सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करा जाएगा वो करेस्पॉन्डिंग फिगर के रूप में प्रेजेंट करा जाएगा कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करा जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया का एफआरएफ क्या बोलता है। इंडिया में जो एफआरएफ एप्लीकेबल है वो क्या बोलता है? तो इंडिया का एफआरएफ तो ये बोलता है कि आपको
करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच को फॉलो करना है। मतलब लास्ट ईयर के फिगर्स आपको इस साल के साथ में प्रेजेंट करने हैं, लेकिन उनके डिस्क्लोजर की डिटेलिंग उतनी नहीं होगी जितनी कि इस साल की होगी। मतलब दोनों ईयर का इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, इस साल की डिटेलिंग ज्यादा होगी, लास्ट ईयर की डिटेलिंग थोड़ा कम होगी। ठीक है, अब अमेरिका का एफआरएफ ऐसा नहीं बोलता है। अमेरिका का एफआरएफ क्या बोलता है कि भाई दोनों सालों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो वहां पर कौन सी अप्रोच लगेगी? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगा? विल डिपेंड ऑन कि उस कंट्री का एफआरएफ क्या बोलता है। ठीक है, डन। ये उतना वो नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जितना भी बोल रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम के लिए क्या ज्यादा जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, है ना। सो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इन्होंने कहा ऑडिटर के एंगल से भी दो अप्रोच हो जाती है। वही दो अप्रोच कौन सी? करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड इज ऑफन स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो अप्रोच कौन सी लगती है, करस्पॉन्डिंग फिगर वाली या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली? ये तो लॉ पर डिपेंड करता है। एंड समटाइम्स ऑल्सो मे बी स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखा है। अब मान लो इंडिया में कोई आपसे बोल दे कि आपको, मतलब ये एक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है, हालांकि मतलब रेयरली ऐसा देखने मिलेगा, कोई आपसे बोल दे कि सुनो लास्ट ईयर का ऑडिट किसी वजह से नहीं हो पाया, तो आपको दोनों साल का ऑडिट करना है और हम भी आपको दोनों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके देंगे। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने आपको मिल जाए। ठीक है, पर अपन जो बातें करते हैं वो अपन नॉर्मल कंडीशंस के लिए ज़्यादा करते हैं। जो रेयर कंडीशन है वो तो ठीक है, वो तो अलग कंडीशन बन जाएगी, है ना। बोले दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है? चलो देख लो क्या है। फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली। भाई भाई सुन रहे हो ना? बोलो यारो। करस्पॉन्डिंग फिगर में ऑडिटर अपनी ओपिनियन में केवल कौन से पीरियड को रेफर करता है? करंट पीरियड को। अभी तो बताया था करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में हम केवल करंट पीरियड का ही रेफरेंस देते, क्योंकि हमने करंट ईयर का ही ऑडिट किया है, लास्ट ईयर से हमें मतलब नहीं है। और फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। इसका मतलब जितने सालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार अमेरिका चले जाओ, 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बनाए, तो ऑडिटर को तीनों सालों पर ओपिनियन देनी पड़ेगी और तीनों सालों का रेफरेंस आपको ओपिनियन पैराग्राफ में देना पड़ेगा कि हमने इस साल का और इस साल का ऑडिट किया है। बोलो यारो, समझ पा रहे हो क्या? तो इसका मतलब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली अप्रोच में ऑडिटर को अपनी ओपिनियन में ईच पीरियड का जिसका उसने ऑडिट किया है या जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने प्रेजेंट करी गए वो सबका रेफरेंस देना पड़ेगा, और करस्पॉन्डिंग फिगर्स में केवल करंट पीरियड का ही रेफरेंस देना पड़ता है। बोलो यारो, इतना समझ पाए? अभी तक जो भी चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अब जो होगा वो एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या लिखा है? ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। जब आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने लगानी है। ठीक है, तो सर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन यहां पर लिखा है, तो हम क्या समझे? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में तो दोनों आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर भी और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। तो किसकी बात कर रहे हो आप? दोनों की। भाई अगर केवल कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब चाहे करस्पॉन्डिंग फिगर हो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखे गए हों, दोनों ही केस में आपको क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कैसे चेकिंग करनी है, क्या देखना है, वो यहां पर बताया गया है। राइट, आइए देखते क्या लिखा है। द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो प्रेजेंट की गई है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड वेदर दी सच इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड, और ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली क्लासिफाई भी करा गया है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई है। ठीक है, प्रेजेंट की गई है, क्लासिफाई की गई है। ठीक है, अब फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर, ऑडिटर को क्या इवेल्युएट करना है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है क्या वो अग्री करती है प्रायर पीरियड के अमाउंट और डिस्क्लोजर से। क्या मतलब सर? एक बात बताओ आप मुझे कि करंट ईयर मतलब 2024-25, 23-24 मतलब ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। तो ये करंट यहां पर देखो ना, जैसे मान लो यहां लिखा है डेटर और डेटर लिखे हैं मान लो 10,000 रुपये।
ठीक है, तो ये करंट ईयर का बैलेंस है और मान लो यहां लिखा है 8000, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 8000 है। तो क्या ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है? बताओ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है? है ना? तो ये कैरी फॉरवर्ड तो सही से होना चाहिए था इस साल में। भाई लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस इस साल करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड होने चाहिए ना, तभी तो इस साल का डेटा सही बनेगा। ठीक बात है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है कि देखो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन दी है, इस साल की तो दी है ही, जो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी उसे हम कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इनका कहना है कि जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वो अग्री करती है किससे? अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। बताओ, तो हम क्या करेंगे? देखना, जैसे 23-24 का डेटा हमारे 24-25 के साथ में दिया गया है, फिर से सुनना ध्यान से, 24-25 के साथ में 23-24 का डेटा हमारे लिए साथ में प्रेजेंट करके ने दे दिया है। अब हमें लग रहा है कि यार ये 23-24 का जो डेटा दिया है यहाँ पर ये गलत भी तो हो सकता है, मतलब ये 8000 गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें? तो क्या करें, एक काम करो, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लो। क्या करो? लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लो और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है। वही तो ये है, वहीं से तो उठाकर यहां रखा होगा। भाई इस साल में यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन रखी गई है, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन रखी गई है वो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो है। ठीक है ना? तो वो सही से उठाकर यहां पर रखी है कि नहीं रखी है। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब बेटा लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो और जो क्लोजिंग बैलेंस है देख लो क्या वही लिखे हैं यहाँ पर, कुछ और तो नहीं लिख दिए। ठीक है, नहीं तो कोई कोई क्या कर सकता है, देखना, जैसे कोई इंसान क्या कर दे, बोले एक काम करते हैं कि लास्ट ईयर मतलब 23-24 की बैलेंस शीट है आपके पास, 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास है और उसमें डेटर कितने दिख रहे हैं? मान लीजिए 5000। ठीक है, कितने दिख रहे हैं? 5000। अब इस साल के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए तो 2024 के सही लिख दिए 10,000 और जब 23-24 की बात आई तो उसने 5,000 की जगह कितने लिख दिए? 8,000। ये तो गलत कर रहे हो ना भाई, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस कितना है डेटर का? 5,000। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस ही तो यहाँ लिखी है, तो 5,000 ही लिखो ना, 8,000 क्यों लिख रहे हो? आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? सिंपल बात है। ठीक है, फिर क्या लिखा है सर? तो ये हो गया अग्रीज विद द प्रायर पीरियड। ये समरी देख रहे हैं आप, इसका मतलब जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है इट अग्रीज विद द प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन, राइट। फिर है अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पॉइंट, देखो समरी में दिख रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में फॉलो करी है, ठीक है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो? कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को मैं एक और नाम दे सकता हूं, ओपनिंग बैलेंसेस। सोचो आप, ओपनिंग बैलेंस नहीं अभी तो समझाया था। बताओ 24-25 में अपन ने इस साल का क्लोजिंग बैलेंस लिखे होंगे, 24-25 के क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखे हैं, 23-24 के क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखे हैं। तो 23-24 के क्लोजिंग बैलेंस क्या 24-25 के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है? है ना? ओहो हो सर, इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया कि ये ऐसे 510 भी यहाँ पर लगेगा। अभी बात आएगी उसकी, ऐसे 510 भी लगेगा। इसलिए जो प्रोसीजर है वो ऐसे 510 से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं आप कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो यहां फॉलो की गई है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो 23-24 में फॉलो की गई है, वही अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली 24-25 में भी फॉलो की गई है ना? और अगर चेंज किया गया है, यदि चेंज किया गया है तो क्या उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है 24-25 में? बोलो यारो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड। ठीक है, and if there has been any changes in the accounting policies, whether those changes have been properly accounted for and adequately presented and disclosed। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? डन, तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी हो गया। तीसरा, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ पॉसिबल एमएमएस। अब थोड़ा पॉइंट चेंज हो रहा है, देखो ये एमएमएस के बारे में। अगर मान लो ऑडिटर को ऐसा लग जाए, ऐसा डाउट हो जाए कि कहीं पर पॉसिबल एमएमएस हो सकता है इन दी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ? ऑडिटर को डाउट है, ऑडिटर को डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? कि 23-24 में या 23-24 की जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में यहाँ रखी गई है, 24-25 के साथ में जो 23-24 की इन्फॉर्मेशन रखी गई है, उसमें कहीं कोई एमएमएस हो सकता है, मतलब हो सकता है ये कुछ गड़बड़ हो जाए।
ठीक है। अगर ऑडिटर को ऐसा डाउट होता है तो ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, ये एंश्योर करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, ये कंक्लूड करने के लिए क्या सच में भी एमएमएस है। तो अगर मुझे लगता है कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है उसमें कोई एमएमएस हो सकता है, मुझे ऐसा डाउट होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है, तो मुझे ये फाइनल करना होगा, मुझे डिटरमाइन करना होगा कि क्या सच्ची में भी एमएमएस एग्जिस्ट करता है। और ऐसा मैं कैसे करूंगा? बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये हो गया तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ एमएमएस दिखाई देता है तो परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। बहुत शानदार समरी बनी हुई है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? इफ द ऑडिटर हैड ऑडिटेड द प्रायर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर ने लास्ट ईयर का ऑडिट किया था, मतलब मैं इस साल का ऑडिट तो कर ही रहा हूं, लास्ट ईयर का ऑडिट भी मैंने ही करा था, तो क्या होगा? द ऑडिटर shall also फॉलो द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 560। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये? ऐसे 560 भी अप्लाई हो गया? कैसे सर, कैसे? एक बात बताओ बेटा, ऐसे 560 का नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होती हैं? 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड से ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाती हैं, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी जो फैक्ट आपको पता चलते हैं वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में शामिल है। तो आप बताओ, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट मैंने ही करा है और इस साल का ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूं, ठीक है, तो लास्ट ईयर का ऑडिट हो गया। अब मान लो ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले या ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद भी कुछ भी पता चलेगा पिछले साल का, तो ऐसे 560 भी तो आके बीच में कहेगा कि सुनो 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 सर, 560 वाली प्रोसीजर लगाओ ना। आपने पढ़ाया था वहां पर कि अगर आपको कुछ ऐसा पता चले बैलेंस शीट डेट के बाद आपको, या यूं समझ लो कि आपने सुना है ना एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट होती है, तो मान लीजिए आपको कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट मिलती है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करवाएंगे ना, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज करेंगे। इवन अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू भी हो गई होगी ना, और उसके बाद आपको कुछ पता चलता है और आपको लगता है कि अगर ये बात ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय पता चल जाती तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट चेंज करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर आप लास्ट ईयर के भी ऑडिटर थे तो इस साल के भी तो हुई, तो इस साल को तो छोड़ो अभी बाद में, पहले लास्ट ईयर के हिसाब से जो 560 के हिसाब से आपको करना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर आप ऑडिटर नहीं थे तो बात ही खत्म हो गई, पर अगर आप ही ऑडिटर थे तो फिर सब्सिक्वेंट इवेंट वाले ऐसे को ध्यान में रख के भी उसमें जो भी प्रोसीजर बताई गई हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लास्ट, अच्छा ये समरी में आ गया 560। फिर आते हैं क्या? ऑडिटर को WR भी लेना है फॉर ऑल पीरियड रिफर्ड टू इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। क्या मतलब हुआ सर, समझे नहीं? आप बताओ, हम किसको चेक कर रहे हैं? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग फिगर भी हो सकते हैं वो, और वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। इनका कहना ये है कि WR पता है आप कितने पीरियड के लिए लोगे? जितने पीरियड का रेफरेंस आपने अपनी ऑडिटर्स ओपिनियन में दिया होगा, मतलब ऑडिट ओपिनियन में दिया होगा या ऑडिट रिपोर्ट में जितने पीरियड का रेफरेंस दिया होगा उतने का ही WR लेना पड़ेगा। क्या मतलब सर? एक बात बताओ, मान लो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए, ठीक है, तो इसका मतलब ऑडिटर ने 2 सालों का एक साथ ऑडिट करा होगा, ठीक है, 2 सालों का एक साथ ऑडिट करा है, दोनों पीरियड का ही, दोनों ईयर्स का ही रेफरेंस दिया होगा अपनी ओपिनियन पैराग्राफ में। तो इनका ये कहना है कि जब आप WR लोगे तो WR भी आपको दोनों पीरियड का एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पीरियड को ही आपने ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करा है। अगर अपन बात करें इंडिया की, इंडिया में करेस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच चलता है, मतलब आप इस साल का ही ऑडिट कर रहे होते हैं, तो इस साल का मतलब इस साल के जो ईयर्स हैं, इस साल का जो ईयर है उसी का ही रेफरेंस आप ओपिनियन में देते हैं, तो WR भी आपको इसी पीरियड के लिए लेना है, केवल इस साल के लिए ही लेना है। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? भाई आप इंडिया में जब ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप ओपिनियन पैराग्राफ में इस ईयर का रेफरेंस देते हो ना कि हमने ऑडिट किया है 2024 का, ऐसे ही बोलते हो आप, तो 2024 के लिए ही आपको क्या लेना पड़ेगा? WR लेना पड़ेगा। अमेरिका में आप क्या बोलोगे? हमने 24 का भी ऑडिट किया है और हमने 23 का भी ऑडिट किया है, मतलब हमने 23-24 और 24-25 दोनों का ऑडिट किया है, ऐसा ओपिनियन पैराग्राफ में बोलोगे। तो WR में भी क्या बोलोगे? दोनों पीरियड के लिए लिख कर दो कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, ऐसा WR हमें लेना पड़ेगा, आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ईयर्स के लिए पूरी की है, ये सब बात है। तो ये आ गया समरी में ऐसे 580। तो अब एक बार रिवाइज करा देता हूं, जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन बनाई गई है वो एज पर एप्लीकेबल FRF बनाई गई है और क्लासीफाई की गई है। जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो
लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर से अग्री करती है। तीसरी बात, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में फॉलो की गई हैं वो इस साल भी कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई हैं, और अगर चेंजेस किए गए हैं तो उनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर करा गया एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर अगर आपको पॉसिबिलिटी ऑफ एमएमएस कहीं दिखाई देती है तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, ये इंश्योर करने के लिए कि सच्ची में भी एमएमएस एग्जिस्ट करता है। फिर अगर आप लास्ट ईयर भी ऑडिटर थे, अगर आप लास्ट ईयर भी ऑडिटर थे तो आपको ऐसे 560 के रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको डब्ल्यूआर ले लेना है कितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड का रेफरेंस आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में दिया होगा। बोलो यारो। लास्ट में एक बात और लिखी है कि ऑडिटर्स हैव आल्सो ऑब्टेन अ स्पेसिफिक डब्ल्यूआर, ऑडिटर को एक स्पेसिफिक डब्ल्यूआर भी लेना है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम, पीपीआई, एनी प्रायर पीरियड आइटम, स्पेसिफिक डब्ल्यूआर लेना है रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो, अगर आपसे लास्ट ईयर कोई गलती हो गई थी, अगर आपसे कोई इनकम या एक्सपेंस के आइटम में कोई गलती हो जाती है, आपका प्रॉफिट या लॉस बढ़ या घट जाता है गलती से किसी आइटम की वजह से, तो उस गलती को सुधार करने के लिए आप क्या करते हो, उसको इस साल में आप उसको पीपीआई के रूप से दिखा सकते हो। लास्ट ईयर गलती हुई, उस गलती को ठीक करने के लिए आप इस साल पीपीआई के नाम से सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो ES5 के हिसाब से। तो अपन को उसके रिगार्डिंग भी स्पेसिफिक डब्ल्यूआर लेना है, मतलब अलग से डब्ल्यूआर ले लेना है कि आपने उसको प्रॉपरली एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आपने उसको प्रेजेंट कर दिया है, मतलब एज पर AS5 देखा जाए तो। ठीक है, डन। मतलब जो गलती है उसको बहुत सही से जैसे करना चाहिए वैसे आपने सही कर दिया है। बोलो यारो, आई होप आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, वैसे तो मैं एक चीज़ को 2-2 3-3 बार बोल ही रहा हूँ, फिर भी आपको लगे तो आप दोबारा सुन लेना, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा फिर से और अच्छे से बता दूंगा। बस चलो, चिंता नहीं करने का। 4th हेडिंग पर आ गए, डेफिनेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग फिगर्स। अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आपने ऊपर ही पढ़ा दिया था। ठीक है, एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। करेस्पॉन्डिंग फिगर क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो ये देखें, ये दिख रहे हैं आपको, तो अपन पहले पढ़ लेते हैं करेस्पॉन्डिंग फिगर्स और उससे रिलेटेड और भी बातें। ठीक है, व्हाट इज कंपैरेटिव करेस्पॉन्डिंग फिगर्स है ना, व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो क्या लिखा है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली करेस्पॉन्डिंग फिगर भी क्या है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, डेफिनेशन की शुरुआत कहाँ होगी, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से ही होगी। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी जाएगी तो भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक तरह की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना। सो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो यारो, लास्ट ईयर के जो अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रेजेंट किए गए हैं इस साल के साथ में, वो इंटीग्रल पार्ट है इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि इंडिया में तो नियम ये है कि इस साल के साथ में आपको पुरानी इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी, मतलब ये इंटीग्रल पार्ट है, आप इन्हें हटा नहीं सकते हो, मेन पार्ट है ये। ठीक है, एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली, ये रीड ओनली होते हैं, मतलब इनका इंपोर्टेंस उतना नहीं है। These are intended to be read only in relation to the amount or other disclosure relating to the current period figures। केवल इस साल के रिलेशन में ही इनको रीड करा जाता है ताकि कंपेयर करके आप इस साल के फिगर्स को अच्छे से समझ सको, केवल इसलिए दिए। तो रीड करना है इस साल के फिगर्स के साथ ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें, इस साल की चीजों को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। राइट, तो दीज आर इंटेंडेड टू बी रेड ओनली इन रिलेशन टू दी अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू दी करंट पीरियड फिगर्स। क्या लिखा है आगे, द लेवल ऑफ डिटेल, द लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटेड इन द करेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर, मतलब जो डिटेलिंग होगी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की या करेस्पॉन्डिंग फिगर की, मतलब लास्ट ईयर के जो फिगर है उनकी जो डिटेलिंग होगी, विल गाइडेड बाय या विल डिपेंड ऑन रेलिवेंस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर द करंट ईयर या करंट पीरियड फिगर्स। इसका मतलब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन की डिटेलिंग ज्यादा होगी कि कम होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इस साल के साथ कंपैरिजन के लिए कितनी रेलिवेंट है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मैं इस साल के साथ में पुरानी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, मतलब करेस्पॉन्डिंग फिगर लिख रहा हूं, तो करेस्पॉन्डिंग फिगर की डिटेलिंग ज्यादा करूं कि कम करूं। अगर मुझे लगता है कि कोई आइटम इस साल से कंपैरिजन करने के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, अगर कोई आइटम या कोई आइटम का अमाउंट इस साल से कंपैरिजन करने के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो उसकी डिटेलिंग में ज्यादा कर दूंगा।
अगर मुझे लगता है कि लास्ट ईयर का कोई इममटीरियल डिस्क्लोजर टाइप का है, कोई इममटीरियल अमाउंट है, कोई छोटी मोटी बात है, तो वो इस साल के साथ कंपैरिजन करने के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उसकी डिटेलिंग मैं कम करूँगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग फिगर की डिटेलिंग, या यूं कहो कि लास्ट ईयर की फिगर्स की डिटेलिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर के फिगर या करस्पॉन्डिंग फिगर इस साल से कंपैरिजन के लिए कितने ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, मैंने देखो अलग तरीके से भी लिखा है, लेवल ऑफ डिटेल ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स। करस्पॉन्डिंग फिगर्स का लेवल ऑफ डिटेलिंग किस पर डिपेंड करेगा? विल डिपेंड ऑन द रेलिवेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द करंट पीरियड फिगर्स। कितना रेलिवेंस है करस्पॉन्डिंग फिगर का करंट पीरियड के लिए। अगर करस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेलिवेंस करंट पीरियड फिगर्स के लिए ज़्यादा है, अगर इनका रेलिवेंस इस साल के फिगर्स के लिए ज़्यादा है, तो इनकी डिटेलिंग ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स की डिटेलिंग किस पर डिपेंड करती है कि उनका रेलिवेंस इस साल के फिगर्स के साथ कंपैरिजन के लिए कितना ज़्यादा है। डन? ओके, तो मैंने अलग तरीके से भी लिख दिया ताकि आप समझ पाएं। आई होप आपको करस्पॉन्डिंग फिगर की डेफिनेशन क्लियर होगी। कौन से कीवर्ड हैं बताओ? सबसे पहले दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटीग्रल पार्ट है, इनके बिना नहीं चलेगा, लेकिन केवल रीड ओनली पर्पस के लिए है कि इस साल के फिगर्स के साथ आप रीड कर लो ताकि बढ़िया काम हो जाए, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और लेवल ऑफ डिटेलिंग डिपेंड करेगी रेलिवेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर टू दी करंट पीरियड फिगर्स या करंट ईयर फिगर्स। ठीक है, चलो सांस लो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब इस स्टैंडर्ड से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ये वाली हेडिंग है, इसको मैं बोल रहा हूं A+ हेडिंग है ये। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो समझो, हमें इसको रिटेन भी करना है। मेन तो है समझना, समझ गए तो काम हो गया, क्योंकि थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा ज़्यादा सा लिखा है, बस इतना ही है जो मेनली आपको समझना है। बाकी फिर आपको एज सच आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ठीक है, क्या लिखा है सुनना ध्यान से। व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड, द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। आप बताओ, अगर मैं करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच यूज कर रहा हूं, अगर मैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच यूज कर रहा हूं, तो जब मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ में केवल किस पीरियड का रेफरेंस देता हूं? केवल करंट ईयर का रेफरेंस देता हूं। अरे मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई तो है, कितनी सारी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दिखाई थी आपको। आप बताओ, अपन उसमें लिखते हैं ना कि हमने इस पीरियड का ऑडिट किया है, इस फाइनेंशियल ईयर का हमने ऑडिट किया है, बोलते हैं ना? हाँ सर बोलते तो हैं, लेकिन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। उसमें आपने अगर पिछले 2 साल का ऑडिट किया है तो 2 साल लिखे हुए, 3 साल का ऑडिट किया होगा तो 3 साल का रेफरेंस दिखेगा। आप चाहो तो मैं आपको एसेंचर की रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, एसेंचर IT कंपनी है ना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल अपन बात कर रहे थे, सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच है और आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप केवल करंट ईयर का ही रेफरेंस दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने करंट ईयर का ही ऑडिट किया है, लास्ट पीरियड का कोई भी जिक्र आप नहीं करते। लेकिन बोले इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब नॉर्मली तो आप केवल करंट पीरियड का रेफरेंस देते हो, लेकिन ऐसी भी कोई सिचुएशन बन सकती है जब आपको लास्ट ईयर का रेफरेंस देना पड़ सकता है। ऐसी भी कोई सिचुएशन बन सकती है जब आपको लास्ट पीरियड का भी रेफरेंस अपनी ऑडिटर्स ओपिनियन में, अपनी ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में देना पड़ जाएगा। बोलो यारो, क्या ये समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मली तो ऑडिटर को करंट ईयर को ही रेफर करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है जब आपको लास्ट पीरियड का भी रेफरेंस देना पड़े, है ना, ऑडिट रिपोर्ट में। कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा सुनिएगा, क्या लिखा है? व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। मतलब नॉर्मली हम करस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस नहीं देते हैं, लास्ट ईयर के फिगर्स का रेफरेंस नहीं देते इस साल में, लेकिन एक्सेप्ट इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन सी वो परिस्थितियां हैं? परिस्थिति नंबर 1, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड included a qualified opinion, a disclaimer of opinion or an adverse opinion। क्या बेवकूफ़ी करते, सीधा बोल दो ना कि included a modified opinion, सही है ना?
तो अगर मान लो जो ऑडिट रिपोर्ट है लास्ट ईयर की, उसमें ओपिनियन क्या की गई है, मॉडिफाई की गई है। ठीक है, लास्ट ईयर की जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई थी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था लास्ट ईयर में। ठीक है, एंड मैटर विच गेव राइज टू द मॉडिफिकेशन, जिस वजह से मॉडिफिकेशन दी गई थी लास्ट ईयर में, जिस वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई या डिस्क्लेम या एडवर्स की गई थी, वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है। कितनी बातें मैंने बोल दी आपसे, दो। पहली बात, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है, प्लस जिस मैटर की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई की गई थी वो अभी भी अनरिजॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे केस में द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इस साल की भी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई कर देंगे, इस साल की भी ओपिनियन को हम मॉडिफाई कर देंगे। यार एक बात बताओ, लास्ट ईयर हमने आपको कोई गलती बताई थी, आपने उसको ठीक नहीं करा था, इसलिए हमने रिपोर्ट मॉडिफाई कर दी थी। अब हम क्या चाहेंगे कि जब इस साल में आ रहे हो तो वो गलती ठीक कर दो आप। आपने इस साल भी ठीक नहीं करी, हम फिर से मॉडिफाई कर देंगे। जब तक आप ठीक नहीं करोगे हम मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक करो ना उस गलती को, क्योंकि उसका इफेक्ट तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना, ऐसा। तो इसलिए क्या करना है, अगर लास्ट ईयर रिपोर्ट मॉडिफाई थी और वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब ओपिनियन मॉडिफाई थी प्लस वो मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन दी गई थी वो भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं इस साल की ओपिनियन क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, और अब जो काम की बात सुनना है वो ये है, जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ होता है ना, कभी उसका नाम होता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, है ना। और एक लाइन में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। तो उसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर शैल ईदर रेफर टू बोथ द करंट पीरियड फिगर्स एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। आपको पता होगा कि जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि ओपिनियन को मॉडिफाई किस वजह से किया गया है। जैसे मान लो आपने एडवर्स ओपिनियन दी, तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में आप ये बताते हो कि किस मैटर की वजह से, किन रीजंस की वजह से मैंने अपनी ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन दी है, क्यों एडवर्स ओपिनियन दी, उसको उस जिस मैटर की वजह से एडवर्स ओपिनियन दी उस मैटर को समझाया जाता है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, है ना। ओके, तो उसमें हमें इस साल का रेफरेंस तो देना ही है, साथ में हमें लास्ट ईयर के फिगर्स का, लास्ट पीरियड का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की गलती की वजह से इस बार हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, when the effects or possible effect of the matter on the current period figures are material। ऐसा कब करना है आपको, जब लास्ट ईयर के मैटर का इफेक्ट करंट पीरियड पर भी पड़ रहा है और वो मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है। सिंपल है यार, आप एक बात बताओ, लास्ट ईयर आपने डेटर गलत दिखाए थे, लास्ट ईयर आपके डेटर गलत थे, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का कोई भी आइटम गलत था, आप यूं समझ लो, तो डेटर गलत थे। तो जब आप इस साल के डेटर निकालोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस तो यहीं से आएगा लास्ट ईयर से, तो क्लोजिंग बैलेंस गलत था तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस गलत होगा, तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस फिर से गलत नहीं हो जाएगा, है ना। और अगर ये मटेरियल विषय बन रहा है, ऑब्वियसली मटेरियल होगा तभी तो लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन आया था, तो मटेरियल ही होगा, तो इस साल भी चांसेस है कि वो मटेरियल ही होगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो मैटर जो सॉल्व नहीं हुआ था उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट करंट पीरियड पर पड़ रहा है और वो इफेक्ट क्या है, मटेरियल है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इस साल में मॉडिफिकेशन तो देना ही है, साथ में बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में दोनों पीरियड का और दोनों पीरियड की फिगर्स का रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली हम केवल करंट ईयर की बातें करते हैं, लेकिन इस बार हम बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में लास्ट ईयर की फिगर्स की भी बातें करेंगे, लास्ट पीरियड का भी रेफरेंस देंगे कि ये सोचो ये नौटंकी लास्ट ईयर से चल रही है और अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, राइट। इन अदर केसेस, इसका मतलब P&L वाले आइटम भी हो सकते हैं, ऐसे आइटम भी हो सकते हैं जिनका इफेक्ट इस साल ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मान लो पिछले साल आपने सैलरी का अमाउंट 10 लाख दिखाया था और इस बार, और जबकि दिखाना चाहिए था 8 लाख, सपोज आपको सैलरी का अमाउंट लास्ट ईयर दिखाना चाहिए था 8 लाख, लेकिन आपने 10 लाख दिखाया, आपने गलत करा, इस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई की गई थी। अब इस साल सैलरी 12 लाख दिखाई और इस साल की 12 लाख जो सैलरी वो सही है, ठीक है ना। इस साल की सैलरी 12 लाख दिखानी थी, 12 लाख ही दिखाई है। अब लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो लास्ट ईयर में आपने दिखाई 10 लाख जबकि दिखानी थी 8 लाख, तो अब कंपैरिजन ही आप गलत फिगर से कर रहे हो, लास्ट ईयर का फिगर तो गलत है ना, तो आपका कंपैरिजन करना उचित होगा क्या, सही चीज का गलत चीज से कंपैरिजन सही कैसे हो जाएगा, सही है ना भाई। देखो 12 लाख इस बार की सैलरी है
और लास्ट ईयर की सैलरी मान लो सच्ची में भी 10 लाख होती तो अपन बोलते ठीक है 20% बढ़ गई, पर लास्ट ईयर की जो सैलरी वो 10 लाख है ही नहीं, वो तो 8 लाख होनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर आप 10 लाख से कंपेयर कर रहे हो इस बार के 12 लाख को, तो कंपेरिजन ही आप गलत फिगर से कर रहे हो, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब कंपेरेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसा कि बैलेंस शीट के आइटम से पड़ता है। भाई लास्ट ईयर की गलती इस साल सीधी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये तो ऐसा होगा कि इस साल के फिगर्स ही गलत हो रहे, लास्ट ईयर के डेटा गलत है तो इस साल के भी डेटास गलत होंगे, पर P&L आइटम में ऐसा नहीं होगा, इस साल इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो कंपेरेबिलिटी है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो कंपेरेबिलिटी तो गलत हो जाएगी। तो इस वजह से अगर कंपेरेबिलिटी गलत होती है तो भी हमें ओपिनियन मॉडिफाई ही करनी पड़ती है। तो क्या लिखा है, इन अदर केसेस एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड फिगर्स एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। इसका मतलब हम इसलिए ओपिनियन मॉडिफाई कर दें क्योंकि वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, और उस मैटर की वजह से भले इस साल इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उस मैटर की वजह से इफेक्ट आ रहा है काय पर, कंपेरेबिलिटी पर। अब कंपैरिजन नहीं हो पा रहा ढंग से, भले ही लास्ट ईयर का इफेक्ट करंट ईयर में नहीं आ रहा, लेकिन कंपेरेबिलिटी पे तो इफेक्ट आ रहा है, कंपेरेबिलिटी तो गलत हो रही है, तो इस वजह से ओपिनियन को मॉडिफाई करा जाएगा। बोलो समझे क्या? थोड़ा सा टेक्निकल तो है यार, ये स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, पर ध्यान से सुनते हो तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। कुछ लोग तो क्वेश्चन ही भूल गए होंगे अब तक। क्वेश्चन ये था बच्चों कि नॉर्मली अपन करस्पॉन्डिंग अप्रोच, अगर करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच को फॉलो करते हैं तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में केवल इस पीरियड का ही रेफरेंस देता है, केवल इस पीरियड की ही बातें करता है। लेकिन बोले बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिनमें हमें लास्ट ईयर का या फिर लास्ट ईयर के फिगर का रेफरेंस इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ सकता है। तो पहला कारण क्या बताया उन्होंने, अगर लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी, अगर लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन दी गई थी और जिस मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई की गई थी वो मैटर आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, इस साल की भी ओपिनियन मॉडिफाई कर दी जाएगी। ठीक बात है। तो जब हम बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ देंगे तो वहां पर हम लास्ट ईयर के फिगर्स का और लास्ट ईयर दोनों का ही रेफरेंस हम देंगे। लास्ट ईयर मतलब वर्ड यूज करेंगे, अपन 24-25 का ऑडिट कर रहे तो बोलेंगे 23-24 में प्रॉब्लम थी, तो लास्ट ईयर का यूज हो गया, और उसके फिगर्स वगैरह भी समझाएंगे कि देखो ये गड़बड़ करी थी जिसकी वजह से इस बार भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। बस उसके अंदर हम दो बातें समझा देंगे, ये दो बातें, जिसके अंदर पहली बात हम क्या बताएंगे कि पहली बार एक तो मॉडिफिकेशन इस वजह से हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जो मैटर अनरिजॉल्व रह गया था उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, करंट पीरियड पर मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो ये रीजन हो सकता है। भाई किन दो रीजन से इस बार ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है, एक तो ये रीजन हो सकता है कि लास्ट ईयर की मैटर की वजह से इस साल पे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि डेटर, लास्ट ईयर के डेटर गलत होने की वजह से इस साल के डेटर गलत हो रहे हैं, एक तो इस वजह से, और अच्छा और ये मैटर मटेरियल है तो इस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होगी इस साल की, या फिर P&L वाला आइटम होगा। इसका मतलब भले ही लास्ट ईयर के मैटर का इस साल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंपेरेबिलिटी भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। सही अमाउंट का कंपेरिजन गलत अमाउंट से किया जाएगा तो फिर वो कंपेरिजन सही कैसे हुआ? ठीक है ना। डन। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से, इस पर एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान देना है ना। क्या लिखा है, सांस लो आप भी, मैं भी थोड़ी सांस लेता हूं। हाँ, इफ द ऑडिटर obtains audit evidence that a material misstatement exists in the prior period financial statement on which an unmodified opinion has been issued, इसका मतलब इस बार लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ था लेकिन उसमें मॉडिफाई ओपिनियन नहीं दी गई थी, अनमॉडिफाइड क्लीन ओपिनियन दी गई थी। तो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था और उसको इस बार का ऑडिट करते समय, ध्यान से सुनना, ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, इस बार का ऑडिट करते समय उसे लास्ट ईयर का कोई एमएमएस मिल गया, हो सकता है ऐसा। इस बार का ऑडिट करते समय कुछ ना कुछ पिछले साल की गलती, कुछ ना कुछ पिछले साल का एमएमएस मिल गया, तो उसने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट देखी तो उसने सोचा कि यार अगर पिछले साल में एमएमएस था तो मतलब ओपिनियन मॉडिफाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसने जब पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट देखी तो उसने देखा कि अरे ये तो क्लीन ओपिनियन दी गई है, इसका मतलब लास्ट ईयर उस गलती को हम पकड़ नहीं पाए होंगे तभी हमने क्लीन ओपिनियन दी, लास्ट ईयर हम उस गलती को पकड़ नहीं पाए होंगे तभी हमने क्लीन ओपिनियन दी, नहीं तो अगर ये एमएमएस पता होता तो ओपिनियन मॉडिफाई ना कर देते ऐसा। तो अगर ऑडिटर को इस बात का सबूत मिल जाता है कि एमएमएस था प्रायर पीरियड में लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी गई थी, तो ऑडिटर को क्या करना है, द ऑडिटर शैल वेरीफाई दैट
वेदर द मिस स्टेटमेंट हैज बीन डील्ड विद एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि लास्ट ईयर गलती थी, मैंने क्लीन ओपिनियन दे दी क्योंकि मुझे पता नहीं थी वो गलती। इस बार मुझे वो गलती दिख गई है, इस बार का ऑडिट करते समय लास्ट ईयर की गलती दिख गई, तो व्हाट वुड आई एक्सपेक्ट? आई वुड एक्सपेक्ट कि आप वो गलती इस बार सही कर दो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब आप एक तरीके से पीपीआई दिखा दो, प्रायर पीरियड आइटम के रूप में दिखा दो, या जैसे भी सही हो सकती है आप सही कर दो उसको। ठीक है, तो मैं वेरीफाई करूंगा कि क्या इन लोगों ने उसे सही कर दिया है। देखो सही कर दिया तो बहुत अच्छा, फिर इस बार मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही नहीं किया तो क्या होगा? इफ नॉट, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस साल भी मैं ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। बोलो यारो, और कौन सी ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड या एडवर्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूडेड देयरइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछली बार ऑडिट हुआ था, पिछली बार क्लीन ओपिनियन दी गई थी जबकि एमएमएस था, तो इस बार हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम बोलेंगे उनसे कि यार ये गलती सही कर लो जो लास्ट ईयर में सही नहीं की थी आपने। वो सही कर लेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अगर वो सही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो हम इस बार अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे और उसमें रेफरेंस देंगे करस्पॉन्डिंग फिगर्स का। हम बताएंगे कि पिछली बार की गलतियों की वजह से, पिछले बार की फिगर्स की वजह से इस बार की ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है। तो हम पिछले साल का भी रेफरेंस देंगे, पिछले साल के अमाउंट्स की भी बातें यहां पर करेंगे। बोलो यारो, अब एक बात है कि सर आपने बोला एमसीक्यू आ सकता है, किस बात पर एमसीक्यू आ सकता है? इन्होंने लिखा है कि आप या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या फिर एडवर्स दोगे, डिस्क्लेमर भी तो हो सकता है। तो अगर इस बात का आपको एविडेंस मिल गया, कितना क्लियर लिखा है बेटा, ऑडिटर को एविडेंस मिल गया है, और अगर एविडेंस मिल गया है तो डिस्क्लेमर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं मिला है केवल तभी डिस्क्लेमर आ सकता है। तो यहां तो एविडेंस मिल गया है, एविडेंस मिल गया है कि एमएमएस एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और आपने उसको सही नहीं किया है। तो अब दो ही बातें बचती हैं, अगर उसका इंपैक्ट परवेसिव होगा तो एडवर्स, और इंपैक्ट परवेसिव नहीं होगा तो क्वालिफाइड से काम चला लेंगे। समझे आप बात को? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पूरी कहानी सुना के पूछेगा क्वालिफाइड की एडवर्स की, क्वालिफाइड और एडवर्स की, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, ऐसे में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो बहुत शानदार एमसीक्यू बन जाएगा, जिसने पढ़ा नहीं होगा जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो क्या ये दो एक्सेप्शन मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गए? क्या क्या दो एक्सेप्शन है मैं रिकॉल करा देता हूँ। सर नॉर्मली अगर ऑडिटर करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में ऑडिट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स का ऑडिट कर रहा है, तो इस अप्रोच में वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स का या करस्पॉन्डिंग पीरियड का कोई रेफरेंस इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देता है। लेकिन कभी कभी उसको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि कब आपको, भले ही आप करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हो, आपको करस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। कब? पहला, अगर लास्ट ईयर ओपिनियन मॉडिफाई की गई थी, अगर लास्ट ईयर ओपिनियन मॉडिफाई की गई थी किसी मैटर की वजह से और वो मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है, ठीक है, तो उस अनरिजॉल्व मैटर की वजह से इस बार भी ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगी। दूसरा एक्सेप्शन, अगर लास्ट ईयर क्लीन ओपिनियन दी गई थी लेकिन आपको इस साल आपको एमएमएस मिला है, कि मतलब इस साल आपको पता चला कि लास्ट ईयर में एमएमएस था जबकि लास्ट ईयर क्लीन ओपिनियन दी गई, तो हम क्या चाहेंगे कि जो गलती है लास्ट ईयर की, जो मुझे इस साल पता चली है, वो गलती आज ठीक कर दें लोग तो भी बढ़िया हो जाएगा। अगर वो लोग ठीक कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो ऐसे केस में हमें इस बार भी अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ऐसे केस में हम करस्पॉन्डिंग फिगर और करस्पॉन्डिंग पीरियड का रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देंगे कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है लास्ट ईयर की वजह से हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ऑडिट भी हुआ था लास्ट ईयर में, करस्पॉन्डिंग फिगर का ऑडिट भी हुआ था और ओपिनियन मॉडिफाई की गई थी। ठीक है, यहां पर ऑडिट भी हुआ था और ओपिनियन को क्लीन दे दिया था जबकि क्लीन नहीं देना था। अब क्या सिचुएशन बन रही है कि पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ। अरे सर कंपनी को तो ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है ना, हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए, नालायक हो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह नालायक हो, नहीं करवाया ऑडिट, नहीं बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ऑडिटेड, तो ऑडिटर को ओम पैराग्राफ, ये क्या है सर, अदर मैटर पैराग्राफ, ओ माय गॉड सर ऐसे 706 का भी रेफरेंस आ गया। हाँ बहुत सारे ऐसे इसका रेफरेंस आता है, ऐसे 706 में मैंने आपको बताया था, सुन लो 2 मिनट, ऐसा मत बोलना कि मैं बोर कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से।
थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। ऐसे 706 में 2 पैराग्राफ डील करते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। अगर आपको किसी ऐसे मैटर के बारे में, मतलब अगर ऑडिटर को किसी ऐसे मैटर के बारे में कुछ बोलना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और रिफ्लेक्टेड है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की किसी आइटम के बारे में ऑडिटर को कुछ बोलना है, तो वो बोलता है ईओएम पैराग्राफ में, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। और अगर ऑडिटर को किसी ऐसे मैटर के बारे में बात करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का नहीं है, अदरवाइज है, तो उस मैटर के बारे में ऑडिटर बोलता है ऑडिट रिपोर्ट, इसमें ओएम पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ में। थोड़ा और स्पेसिफिक बोलता हूं, अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलना है, अगर ऑडिटर को ऑडिट के बारे में कुछ बोलना है, अगर ऑडिटर को ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बोलना है, इनमें से किसी भी चीज के बारे में ऑडिटर को बोलना है तो वो ओएम पैराग्राफ में बोलता है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम के बारे में बोलना होता है तो ईओएम पैराग्राफ में बोलता है। राइट। अब बताओ, तो पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं? अरे सर ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ओएम पैराग्राफ में आएगा, ईओएम में नहीं आएगा, है ना। डाउट है तो 706 देखो अच्छे से पहले। तो अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो मुझे इस साल, सुनना, इस साल अदर मैटर पैराग्राफ में ये बताना होगा कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स का ऑडिट नहीं हुआ था। तो देखा जाए तो ये भी एक्सेप्शन कैसे बन गया सर, ये एक्सेप्शन कैसे हो गया? अरे मैंने क्या बोला, इस बार की ऑडिट रिपोर्ट में अगर करेस्पॉन्डिंग अप्रोच फॉलो हो रही तो इस बार की ऑडिट रिपोर्ट में करेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब पिछले सालों का कोई भी रेफरेंस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आ रहा है, भले ही अदर मैटर पैराग्राफ में आ रहा है, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ भी ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट में अगर कहीं भी पिछले साल के पीरियड का रेफरेंस आ गया, करेस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस आ गया, मतलब वो एक्सेप्शन बन गया, क्योंकि नॉर्मली तो करेस्पॉन्डिंग फिगर का अप्रोच आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब नॉर्मली तो करेस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस नहीं आता है ना, पर अगर रेफरेंस आ गया किसी भी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट में तो अपन बोल देंगे भाई वो कि इसका मतलब ये एक्सेप्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे कि करेस्पॉन्डिंग फिगर्स का ऑडिट नहीं हुआ था, वो अनऑडिटेड है। डन। लेकिन ऐसा करने से सच अ स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर टू ऑब्टेन साई that the opening balance do not contain the misstatement that materially affect the current period financial statement। मतलब 510 तो आपको अभी भी लगाना ही पड़ेगा। बोलो यारो, चलो लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था मान लिया, ठीक है, लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था, तो क्या अब आपकी लास्ट ईयर के रिगार्डिंग कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा नहीं है, आपको ओपनिंग बैलेंस तो अभी भी चेक करने पड़ेंगे, अब तो इनफैक्ट और ध्यान से चेक करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ होता तो उम्मीद होती, एक होप होती कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस सही होंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी सही होंगे, मैं फ्री हो जाता। लेकिन अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो मैंने बता दिया ओएम पैराग्राफ में कि सुनो लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था, तो भाई सुनो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। मानते कि लास्ट ईयर के रिगार्डिंग आप कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन उसके जो ओपनिंग बैलेंस हैं, लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो इस साल ओपनिंग बैलेंस बनेंगे, जिसका मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मायने रखते, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कहीं उनमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ऐसा कौन बोलता है ऐसे 510? लेकिन ध्यान रखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कब लगती है, कोई बता सकता है? एक मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो। मैंने बताया था बेटा ऐसे 510 का नाम ही क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इसका मतलब 510 लगता ही तब है जब आप किसी का पहली बार ऑडिट कर रहे हो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल स्टार्ट ही आप कर रहे हो, मतलब या तो लास्ट ईयर ऑडिट किसी और ने करा था तो आपके लिए इनिशियल हो गया, आपके लिए पहला हो गया, अरे लास्ट ईयर तो आप थे ही ना, तो इनिशियल आपके लिए यही वाला साल इनिशियल ईयर है। और या फिर लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुआ था तो फिर तो आप ही पहले हो। तो इसका मतलब जब आप इस साल पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो ही आपको ऐसे 510 लगाना पड़ता है ना। तो ओएम पैराग्राफ में ये लिखने से कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं हो जाते कि आपको ओपनिंग बैलेंस चेक नहीं करने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस तो हर कंडीशन में चेक करने ही पड़ेंगे। सो दीज आर दी 3 एक्सेप्शंस कि आपको करस्पॉन्डिंग फिगर्स का भी करंट ईयर में रेफरेंस देना पड़ेगा। इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। भूल तो नहीं गए, क्या बताया था? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जिसमें इस साल के फिगर्स का जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना ही लास्ट ईयर के फिगर्स का भी होता है। एक और, जितनी डिटेलिंग इस साल की होती है
इस साल के फिगर्स अमाउंट और डिस्क्लोजर की उतनी ही डिटेलिंग लास्ट ईयर के फिगर्स अमाउंट और डिस्क्लोजर्स की भी होती है। एक और डिफरेंस कि आप जितना आप जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो तो आप ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जितने भी पीरियड्स का डेटा प्रेजेंट किया गया है उन सब का रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में देते हो। ये सब बातें होती हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है ना। एक बार पढ़ के देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, देखो शुरुआत कैसे हुई कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि चाहे करेस्पॉन्डिंग फिगर हो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, है तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ही ना। तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन। फॉर कंपैरिजन, रीड ओनली पर्पस के लिए नहीं है, प्रॉपर कंपैरिजन के लिए है। एक साथ बराबर इंपोर्टेंस है दोनों का। कंपैरिजन तो बराबरी पर लाकर ही कर सकते हैं ना, एक की कम डिटेल एक की ज्यादा डिटेल करके थोड़ी प्रॉपर कंपैरिजन होगा। तो इन्होंने शब्द ही क्या यूज करा, दीज आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। बोलो यारो, यहां पर क्या वर्ड यूज होती है करेस्पॉन्डिंग फिगर में? कि इंटीग्रल पार्ट तो है पर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ द डिस्क्लोजर्स। रीड ओनली फिगर्स थे, डिटेलिंग भी कम थी, है ना। अरे यहां पर क्या बोला है भाई कि यहां पर ये वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट्स ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपैरिजन। और कंपैरिजन बिल्कुल बराबरी पर ही हो सकता है ना, ठीक है। और एक और बात है, बट इफ ऑडिटेड, इनका जब ऑडिट होता है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट होता है, आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। इसका मतलब आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देते हो, ये मैं बता चुका हूं। मतलब अगर आप 24-25 करंट ईयर है आपके लिए, तो 23-24 का भी रेफरेंस आपको ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो है वही बात, देखना ऐसे समझो आप कि जैसे ये आपके दोनों ईयर हैं, ठीक है, ये आपके दोनों ईयर्स हैं, ये करेस्पॉन्डिंग फिगर है कब, जब इसका महत्व, अच्छा ये जो है ना 23-24, इसमें जो भी फिगर्स दिए ये करेस्पॉन्डिंग फिगर है कब, जब इनका महत्व इस साल के फिगर से कम है, जब इनकी डिटेलिंग इस साल की डिटेलिंग से कम है, जब इस साल के ऑडिट में इनका रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, तो ये करेस्पॉन्डिंग फिगर्स है। और अगर इमेजिन करो इस साल मतलब जो 23-24 है, अगर 23-24 की इंफॉर्मेशन को उतना ही इंपोर्टेंस दिया जाता है जितना करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को दिया जाता है, या फिर इनकी डिटेलिंग उतनी है जितनी की करंट ईयर की डिटेलिंग है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट में दोनों साल का ही रेफरेंस दिया जाता है बराबर तरीके से, तो ऐसे केस में यही अमाउंट क्या कहलाने लगते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाने लगते हैं। तो कभी ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे, कभी ये करेस्पॉन्डिंग फिगर कहलाएंगे, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशंस हैं, है ना। वो डिटेलिंग पर डिपेंड करता है, ऑडिटर किस पीरियड को ऑडिट कर रहा है, किसका रेफरेंस देगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब बातें हैं। कहाँ थे अपन, कहाँ थे, ये रहा। आगे लिखा है द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दोज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब लेवल ऑफ डिटेलिंग काइंड ऑफ in those comparative financial statements is comparable with that of the financial statement of the current period। सर इस बार लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब करंट ईयर के साथ में जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दी है तो उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पता है क्या होगा, इस लेवल का होगा कि वो कंपेरेबल हो जाएगा इस पीरियड से, मतलब बिल्कुल बराबर लेवल का होगा तभी तो कंपेरेबल बनेगा। यहां पर तो क्या लिखा था, यहां पर क्या लिखा था कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेवल ऑफ डिटेलिंग इज गाइडेड बाय रेलिवेंस, मतलब डिटेलिंग ज्यादा होगी या कम होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लास्ट ईयर का डेटा है वो इस साल के लिए, मतलब इस साल से कंपैरिजन के लिए कितना ज्यादा रेलिवेंट है, इस बात पर डिटेलिंग डिपेंड करती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या बोला है कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वही होगा जिस तरीके से इस साल का होगा। तो इसको लिखा कैसे, द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। कंपेरेबल होगा, बराबरी पर होगा, ठीक है ना, ओके।
ऑडिटर्स ओपिनियन में क्या है, वही बात अभी बताई थी। व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड एंड ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। ऑडिट रिपोर्ट में उन सारी पीरियड का रेफरेंस दिया जाएगा जिन पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, प्लस जिन पीरियड के लिए ऑडिटर ने ऑडिट किया है, प्लस जिन पीरियड के लिए ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है, उन सब पीरियड का रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में दिया जाएगा। बोलो यारो। फिर आते हैं 7 नंबर के पॉइंट पे, क्या लिखा है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ हो, ये क्या है सर? देखना, एक नौटंकी हो सकती है। मान लो करंट ईयर का ऑडिट और प्रीवियस ईयर का ऑडिट, मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना। तो मैं दोनों सालों का ऑडिट करता हूँ। तो ये CA विजय राजपूत है, ये दोनों साल का ऑडिट कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए दोनों साल का ऑडिट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार का जो ये लास्ट ईयर का है, ये ऑडिट पिछली बार डीजे ने करा था, CA डीजे। मैं तो कौन हूँ, CA विजय। अब लास्ट ईयर कोई CA डीजे रहा होगा, तो मैं कर रहा हूँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसका मतलब मैं ऑडिट कर रहा हूँ 24-25 और 23-24 का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो CA डीजे है, 23-24 का ऑडिट तो इसने भी करा होगा, मतलब लास्ट ईयर इसने कैसा ऑडिट करा होगा, 22-23 का और 23-24 का। तो इसका मतलब ये है कि इस ईयर का ऑडिट, कौन सी ईयर का, 23-24 का, ये दोबारा हो रहा है। समझ रहे हो ना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक साल आप 2 साल का ऑडिट करते हो, है ना, या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटी बोल रहा हूँ 2 साल का एक साथ। तो 23-24 का ऑडिट मैं भी कर रहा हूँ और पिछले साल डीजे ने भी करा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डीजे ने क्वालिफाइड ओपिनियन दी हो और मुझे एडवर्स देनी हो। ओपिनियन में डिफरेंस भी तो हो सकता है, समझ रहे हो। या डीजे ने क्लीन ओपिनियन दी हो और मुझे लगे नहीं यार इसको तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। तो मतलब मैं कहूँगा कि यार मैं इस साल का और पिछले साल का ऑडिट कर रहा हूँ, तो पिछले साल की ऑडिट में मैंने देखा यार ये तो एडवर्स ओपिनियन जाएगी। एक बार चेक करते हैं पुराने ऑडिटर ने क्या दिया था। डीजे भाई आपने क्या दिया था? बोले क्लीन दिया था। अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो गलत है ना यार, ऐसा थोड़ी कर सकते थे आप, आपने क्लीन ओपिनियन क्यों दे दिया। तो ये इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ी देर में हो जाऊंगा मैं फ्री, ठीक है। तो सॉरी, तो अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। मेरी ओपिनियन अलग है और जिसने पिछली बार ऑडिट करा था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसकी ओपिनियन अलग थी। तो क्या करें सर, क्या करें? देखो क्या लिखा है, if the auditor's opinion on such prior period financial statement differs from the opinion the auditor previously expressed, मतलब पिछली बार के ऑडिटर से हमारी ओपिनियन डिफरेंट है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, we will disclose the substantive reason for the different opinion in the ओम पैराग्राफ। ये बनेंगे MCQ, समझ रहे हो आप, ये बनेंगे MCQ। अगर मेरी ओपिनियन अलग है लास्ट, क्योंकि मैं तो दोनों साल का ऑडिट कर रहा हूँ, तो इस साल का तो ठीक है, मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, लेकिन इस साल के साथ मैं पिछले साल के भी ऑडिट कर रहा हूँ और पिछले साल की रिगार्डिंग मेरी ओपिनियन कुछ और है और जिसने पिछले साल का ऑडिट करा था उसकी ओपिनियन कुछ और थी, तो डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है, क्यों हम दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, इसके रीजन, सब्सटेंशियल रीजन, डिटेल रीजन मैं OM पैराग्राफ में लिखूंगा, अदर मैटर पैराग्राफ में लिखूंगा, ठीक है। 8वें पॉइंट पर आ जाते हैं, MMS फाउंड इन दी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो भी बातें चल रही हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चल रही है ना, ठीक है। तो इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट दैट अफेक्ट द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द प्रीडेसेसर ऑडिटर हैड गिवन अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, द ऑडिटर सेल कम्युनिकेट मिसस्टेटमेंट। अच्छा क्या हुआ भाई, देखो MMS पाया गया पिछले साल में, जबकि लास्ट ईयर वाले ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दी थी, ठीक है। तो भाई लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट करा था और इस बार हम ऑडिट कर रहे हैं। अब हमें कोई MMS मिल गया और लास्ट वाले ऑडिटर ने तो उस पर क्लीन ओपिनियन दी थी, ठीक है। तो उसके रीजंस तो ओम पैराग्राफ में बनाना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ और भी करना है, वो क्या है, मुझे MMS मिल गया है जबकि सामने वाले ने, मतलब पिछले वाले ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दी थी, डन। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं बोलूंगा मैनेजमेंट और TCWG के, सुनो तुम्हारे पुराने ऑडिटर ने क्या कचरे कर रखे हैं, उसने क्लीन ओपिनियन दी थी जबकि MMS था, जाओ इस गलती को सही कराओ। तो देखो क्या लिखा है, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट मिस स्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG।
एंड रिक्वेस्ट दैट द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स बी इन्फॉर्म्ड, और हम कहेंगे कि पिछले ऑडिटर को बताओ कि उसने क्या कचरे कर रखे, क्या गलत कर रखा है। तो अगर मैं इस साल ऑडिट कर रहा हूं और मैं तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहा हूं, मतलब 2 साल का एक साथ कर रहा हूं, तो इस साल के अलावा मतलब जो पिछला साल है उसको बोलूंगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें मुझे कोई एमएमएस मिला है जबकि लास्ट वाले ऑडिटर ने उस पर क्लीन ओपिनियन दी थी, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि सुनो लास्ट ईयर वाले ऑडिटर ने गलत करा था, उसने क्लीन ओपिनियन दी थी जबकि एमएमएस था, तो आप भी सुन लो और जाओ उस अपने ऑडिटर को भी बताओ और ये सब ठीक कराओ। ठीक है, अब क्या होगा बोलोगे, या तो मान जाएंगे, तो इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अमेंडेड, मान लो वो कहते ठीक है हमसे गलती हो गई, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करते हैं। तो अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड किए जाते हैं और प्रीडिसेसर ऑडिटर, पिछला ऑडिटर नई रिपोर्ट देने को भी तैयार हो जाता है, न्यू रिपोर्ट देने को भी तैयार हो जाता है, एफएस में गलती थी चेंज कर दी, रिपोर्ट में गलती थी रिपोर्ट भी चेंज, सब बढ़िया कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसे में ऑडिटर सेल रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड, फिर मुझे लास्ट ईयर का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। ओ माय गॉड कितना शानदार है ये, इस पर तो एमसीक्यू बनना ही चाहिए। वो पूरी कहानी लिख के अगर ऐसा एमसीक्यू बना देगा किसी पर बनेगा ही नहीं। बोले बताओ लास्ट ईयर में मुझे एमएमएस मिला, लास्ट ईयर का ऑडिट करते समय मुझे एमएमएस मिला, मैं तो लास्ट ईयर का भी ऑडिट करता हूँ, 2 साल का एक साथ कर रहा हूँ ना, तो लास्ट ईयर का ऑडिट करते करते एमएमएस मिला, तो मैंने देखा कि यार लेकिन इस पर तो लास्ट पुरानी वाले ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दी थी। मैं क्या कहूँगा, मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा और बोलूंगा ऑडिटर को भी बता दो और ये सब ठीक कराओ। वो लोग इसको ठीक करा देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक करा देते हैं, ऑडिटर अपनी गलती सुधार देता है, मैनेजमेंट ने अपनी गलती सुधार दी, ऑडिटर ने अपनी गलती सुधार दी। अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा प्रॉब्लम, अब तो सब सही हो गया। तो अब ऑडिटर को पिछले साल का कोई भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, अब आपको करंट ईयर का ही रेफरेंस देना है। ओ माय गॉड कितना बढ़िया है। हो सकता है एमसीक्यू में लिख दे कि ऑडिटर को अभी भी दोनों पीरियड को रेफर करना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें लिख दे, तो अपन को समझना है कि ओनली द करंट पीरियड। वैसे तो स्टैंडर्ड ही बहुत कम आता है, लेकिन एमसीक्यू की वजह से तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एमसीक्यू मतलब 2 नंबर है ना। फिर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ था तो, अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ था तो, अभी तो क्या है ऑडिट हुआ था, क्लीन ओपिनियन दे दी, गलत ओपिनियन दे दी, ये सब है। अब मान लो पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब मैं 2 साल का ऑडिट एक साथ कर रहा हूँ, इस साल है 24-25 और 23-24 का पिछली बार ऑडिट ही नहीं हुआ था, ये तो अलग ही लेवल का काम हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ओम पैराग्राफ में बता देंगे कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ था, प्लस यहाँ पर लिखा है कि भाई इस स्टेटमेंट की वजह से या ऐसा होने की वजह से ऐसा नहीं कि ऑडिटर को 510 नहीं लगाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस तो चेक करने ही पड़ेंगे। डन। एक बात कहूं बेटा, क्रक्स ये है, पूरे ऑडिट के लिए बोल रहा हूं अब मैं, है ना, सारी कंफ्यूजन हटा के बोल रहा हूं। पूरे ऑडिट में अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन बन जाए कि बताओ लास्ट ईयर ऑडिटर ने सॉरी लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ये हर केस में चाहे वो करेस्पॉन्डिंग फिगर बोलो, चाहे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, यार तुम कुछ भी बोलो, अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था तो ऑडिटर इस बात को ओएम पैराग्राफ में बताता है कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, मतलब उनका ऑडिट नहीं हुआ था। डन। एक और बात है, एक और बात है, अब ध्यान से सुनना है ना, एक और बात है जो हर केस में बताना है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पूरे ऑडिट के लिए, मतलब करेस्पॉन्डिंग फिगर हो, चाहे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे जो सिचुएशन हो, मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका आंसर यही होगा जो मैं बताऊंगा। तो एक तो मैंने क्या बता दिया, अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था तो इस बात को कहाँ बताना है, ओम पैराग्राफ में बताना है कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ अगर पिछले बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट करे थे, ठीक है, ऑडिटेड बाय अ प्रीडेसेसर ऑडिटर, अगर पिछली बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट करे थे, इस बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं ऑडिट कर रहा हूं, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडेसेसर ऑडिटर, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने करा था। इन एडिशन टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इस साल पे तो हमें ओपिनियन देना ही है, साथ में हमें ओम पैराग्राफ में, अगेन ओम पैराग्राफ में हमें बताना है कि पिछली बार किसने ऑडिट करा था, या ऐसा कि पिछली बार का ऑडिट प्रीडेसेसर ऑडिटर ने करा था। हमें बताना है कि पिछली बार का ऑडिट हमने नहीं किया था, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने, पिछले वाले ऑडिटर ने किया था। एक, उसने क्या ओपिनियन दी थी, ठीक है, जो भी ओपिनियन दी थी उसके पीछे क्या रीजंस थे और क्या डेट थी ऑडिट रिपोर्ट की।
तो कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से हर सिचुएशन में। अगर सुनना, क्वेश्चन सुनना, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट मैंने नहीं किया था, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया था, तो बताओ मेरी एज एन ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कब? जब लास्ट ईयर का ऑडिट मैंने नहीं किया था। तो ऐसे केस में मैं इस साल का तो ऑडिट करूंगा, इस साल पे तो ओपिनियन दूंगा ही, साथ में ओम पैराग्राफ में ये लिखूंगा कि लास्ट ईयर का ऑडिट प्रीडेसेसर ऑडिटर ने करा था, उसने किस टाइप की ओपिनियन दी थी, उसके पीछे क्या रीजंस थे और क्या डेट ऑफ रिपोर्ट थी, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। सिमिलरली एक और जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, चाहे वो करेस्पॉन्डिंग फिगर हो, चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। ये कुछ जनरल बातें लिखी इस स्टैंडर्ड में देखा जाए तो, जो यहाँ तो लगनी ही है, अदरवाइज भी आप नॉर्मली ध्यान रख सकते हो कि अगर लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुआ था तो भी ये बात आपको होम पैराग्राफ में बतानी पड़ती है कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसे 710 क्या है। क्या नाम था, एक बार नाम बोल के फिनिश करते हैं इसको। ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। एक बार और अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलो ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए।